गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इरिगेशन होता क्या है, सिंचाई इंजीनियरिंग क्या होती है, क्यों इसे किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों है। अब आइए आज देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, इसको इंडिया में कैसे डेवलप किया गया, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, भारत में सिंचाई विकास का इतिहास देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया देखते हैं। सॉरी, भारत, मिस्र और चाइना में पुराने समय से ही लोगों को फसलों की सिंचाई का ज्ञान था। भारतवासी प्राचीन काल से ही फसलों की सिंचाई करते आ रहे हैं। ठीक है, भारत में सिंचाई के विकास का इतिहास जो है वो इन निम्न पार्टों में हमने किया है। ठीक है, पहला हमने किया है, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। प्राचीन काल में भारत में सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, प्राचीन काल में क्या हुआ, प्राचीन भारत में किस तरह से उसको डेवलप किया गया। ठीक है, सेकंड वन मैंने दिया है कि ब्रिटिश साम्राज्य के समय सिंचाई का विस्तार। जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो उसमें सिंचाई का किस तरह से विस्तार हुआ। ठीक है, किस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तीसरा हमने लिया है कि स्वतंत्रता के बाद सिंचाई का विकास। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद में फिर उसके में सिंचाई में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या इक्विपमेंट्स में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं, अब डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में भारत में सिंचाई व्यवस्था, प्राचीन काल में आधुनिक सिंचाई विज्ञान। ठीक है, आधुनिक सिंचाई विज्ञान और साधन उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, फिर वह लोग अधिकतर जो थे वो किस पे डिपेंड रहते थे, वर्षा और बाढ़ के पानी पर ही निर्भर थे। ठीक है, हमारे प्राचीन ग्रंथों तथा इतिहास की पुस्तकों में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, प्राचीन जो ग्रंथ हैं रहे हैं हमारे, वेद रहे हैं, पुराण रहे हैं, ठीक है, महाकाव्य, महाभारत वगैरह, इन सारी चीज़ों में वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में कूप बहुत अच्छे से जानते हैं। नहर को पहले कुल्य बोला जाता था। ठीक है, नहर को पहले कुल्य बोला जाता था। ठीक, पुष्करणी, कृत्रिम जलाशय। आप सभी लोगों ने रामायण देखी है? रामायण तो आई होप देखी होगी, टीवी पे जो आती है। उसमें क्या है कि बगीचों में जो राजा का महल होता था, उसमें बगीचों में क्या था कि पुष्प वाटिका रहती थी। पुष्प वाटिका अलग है और उसी के अंदर गार्डन में, बगीचे में क्या था, एक कृत्रिम जलाशय बना रहता था। तो उसमें क्या है, पुष्प भी पड़े रहते थे, कमल के पुष्प पड़े रहते थे। ठीक है, तो ये इस तरह से उसे पुष्करणी बोलते थे। ठीक है, प्राचीन काल में जो भी कृत्रिम जलाशय का नाम दे दिया। ठीक है, आगे राजा भगीरथ ने गंगा की धारा को, राजा भगीरथ ने गंगा की धारा को उत्तर भारत के मैदानों तक लाने के लिए, फील्ड तक लाने के लिए घोर परिश्रम किया था। तब जाके गंगा जी की धारा कहाँ तक आई थी, उत्तर भारत के मैदानों तक। आगे देखते हैं, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बांधों के लिए स्थल चयन, ठीक है, साइट का एग्जीक्यूशन अच्छा हो सके, एग्जीक्यूटिव में दिक्कत ना हो, एग्जीक्यूशन में, साइट एग्जीक्यूशन में। ठीक है, क्या है, स्थल चयन। ठीक है, साइट की फील्ड्स का, साइट कहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे डैम बना सकते हैं, कहाँ पे स्लूइस फाटक लगा सकते हैं, ठीक है, बैराज वगैरह, इन सारी चीज़ों की साइट के हिसाब से कि हमें मटेरियल भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत ना हो। ठीक, आगे आते हैं जल का फाटक, स्लूइस फाटक। ठीक है, स्लूइस फाटक की व्यवस्था, नदियों के ऊपर वियर निर्माण, नहरों से बाराबंदी पद्धति से सिंचाई करने तक का वर्णन किया है। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं। पहली शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा कावेरी नदी पर वीर के अवशेष भी दिखाई पड़ते हैं, पहली शताब्दी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर, बहुत ही फेमस मुगल सम्राट हुए हैं ये अकबर। अकबर ने हिसार नहर जो कि हरियाणा में है उसका पुनरुद्धार, ठीक है, रिमॉडलिंग, उसका मरम्मत, पुनरुद्धार, अच्छे से कहीं भी डैमेज हो गया तो उसको सही करवाया। ठीक है, शाहजहाँ ने बारी दुआब, ब्यास, रावी नदियों, नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, परंतु उस समय नहरों में पानी को नियंत्रित करने के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं थी या पक्का निर्माण नहीं किया जाता था, नहीं किया जा सका क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी हाई डेवलप नहीं थी, नहीं पता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, उसकी कैनाल लाइनिंग भी कर देते हैं। आगे पढ़ेंगे कैनाल लाइनिंग क्या होता है। ठीक है, एक टॉपिक है बहुत अच्छा सा। बाद में इनमें कुछ नहरों को बारहमासी नहरों का रूप दिया गया। ठीक है, बारहमासी नहरों का रूप दिया गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के समय सिंचाई का विस्तार कैसे हुआ, क्या हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में जो अंग्रेज़ों ने डेवलप किया वो बहुत ही बड़े पैमाने पर सिंचाई पद्धति को डेवलप किया। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा निर्माण किया, बहुत ज़्यादा निर्माण किया। ठीक है, बड़े पैमाने पर व्यवस्थित ढंग से नहरों का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में 19वीं शताब्दी में हुआ। उनका उद्देश्य देश में जो बार बार अकाल पड़ रहा था, सूखा पड़ रहा था, उससे निपटना था। ठीक है, सन 1817 में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण हुआ। सॉरी, सन 1854 में ऊपरी गंगा नहर का, पूर्वी यमुना नहर का, सन 1880 में निचली गंगा नहर और सन 1884 में सरहिंद नहर का निर्माण हुआ। आइए आगे देखते हैं। सन 1889 से 90 में कावेरी गोदावरी डेल्टा परियोजनाओं पर कार्य हुआ। सन 1930 में उत्तर प्रदेश में शारदा नहर निकाली गई। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, स्वतंत्रता के बाद सिंचाई का विकास। इसमें क्या हुआ कि देश में जो विभाजन से पहले, जब हमारा देश विभाजन मीन्स दो पार्ट में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक ही थे, तब क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व भर में सबसे अधिक क्षेत्र में सिंचाई होती थी। ठीक है, पहले नंबर पे। लेकिन 1947 में जब देश का बंटवारा हो गया, फिर क्या हुआ, उत्तम सिंचाई वाला 30% क्षेत्र ही हमारे पास रह गया। जो अच्छी सिंचाई वाला पार्ट रहा वो 30% क्षेत्र ही हमारे पास रहा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने गांवों के पिछड़ेपन व खाद्यान्न की विकट समस्या को लेकर, विकट मीन्स विकराल, बड़ी समस्या हो गई थी ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, सिंचाई परियोजना की ओर विशेष ध्यान दिया। पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनमें क्या किया गया, सिंचाई कार्यों के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 1947 के बाद संपन्न होने वाली सिंचाई एवं पनबिजली की कुछ मुख्य परियोजनाएं निम्न हैं। ठीक है, ये कुछ परियोजनाएं मैंने शो की हैं यहाँ पे। नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में है और दामोदर घाटी जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कोसी तथा गंडक बिहार में और भाखड़ा नागल पंजाब में, कोटा बैराज नाम से ही पता चल रहा है, कोटा राजस्थान, माता टीला उत्तर प्रदेश, रामगंगा भी उत्तर प्रदेश में और तुंगभद्रा कर्नाटक में। ठीक है, इन सिंचाई व पनबिजली की मुख्य परियोजनाएं ये कुछ निम्न हैं। ठीक है, इन सारी परियोजनाओं को हमने देखा और अच्छे से पढ़िए इनको। ठीक है, पूछ लेता है कि माता टीला परियोजना कहाँ पे है। इससे क्या है, ये जनरल स्टडीज़ से, जीएस से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है, थोड़ा कुछ पार्ट इसका।
ठीक है, फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर तक, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए, सिंचाई कार्यों तथा नहरों के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए। ठीक है, नहरों का निर्माण करने के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए सभी राज्यों में सिंचाई विभाग कार्यरत हैं। ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाए गए। प्रत्येक राज्य ने अलग से सिंचाई अनुसंधान केंद्र स्थापित किए, इरिगेशन रिसर्च सेंटर भी बनाए। केंद्र में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो दो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन CBI, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, और CWC सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है ना, आदि संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। आगे चल के आप इन डिपार्टमेंट्स में पहुंचेंगे SSC के थ्रू। ठीक है, SSC JEE के थ्रू, तो इसलिए मेहनत से पढ़िए। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़िए और पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ इरिगेशन इन फ्यूचर, भविष्य में सिंचाई का विस्तार। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत में कुल भू क्षेत्र 3288 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, कुल भू क्षेत्र है, जिसमें से 1980 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। अब कुछ बुक्स में ये जो आंकड़े होते हैं ये थोड़ा वेरी करते हैं, वेरिएशन में रहते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे, कुछ किताबों में आपको 1860 मिल जाएगा, कुछ में 1870 मिल जाएगा, कुछ में 1920 ऐसा मिल जाएगा, लेकिन 40 से 50 के बीच में, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो जो विश्व में सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, क्या हमारा जो इरिगेशन एरिया है वो विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। इस क्षेत्र के 1750 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है। ठीक है, जिसमें अब तक केवल 1027 लाख हेक्टेयर अर्थात 57% भाग पर ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं। ठीक है, अब ये 57% भाग में सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो पाई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदियों का लगभग 205 लाख हेक्टेयर मीटर पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हेक्टेयर और मीटर दो चीज़ें आ गई। पर 205 लाख जो हेक्टेयर है वो एरिया है, और मीटर पानी जो है वो पानी का, आपने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा कि हाइड्रोलिक्स में क्या पढ़ा होगा कि जो प्रेशर मापते हैं वो हेड प्रेशर जो मीटर में नापते हैं। ठीक है, स्केल, प्रेशर स्केल लिखा होगा, नहीं पढ़ा हो तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हालांकि पढ़ा होगा। H इज इक्वल टू P अपॉन रो जी, पढ़ा है, अब ध्यान आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंचाई क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब में है 87%। कितने परसेंट का? जो 100% जो सिंचाई क्षेत्र है हमारा, उसका 80% भाग जो है सिंचाई क्षेत्र किस में है? पंजाब में। ठीक है, सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था वर्ष में कई फसलों की पैदावार तथा कृषि भूमि का सुधार करके देश की मुख्य नदियों को आपस में जोड़कर इस क्षेत्र में और अधिक मापदंड प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।